सबाहत वॉक्स एंड टॉक्स में आप देख रहे हैं सेगमेंट सबाहत टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर सकें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम पतरस का जो मज़मून पढ़ने लगे हैं वो मेरा सबसे पसंदीदा मज़मून है। I'm sure कि आप लोग भी उससे उतना ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे जितना कि मैं होती हूँ। इस कहानी के भी 2 हिस्से होंगे क्योंकि ये बहुत लंबा मज़मून है, तो हम इसे एक साथ में मुकम्मल करेंगे। टाइटल है हॉस्टल में पढ़ना। देखते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के हॉस्टल में पढ़ने के तजुर्बात के मतलब पतरस क्या लिखते हैं। हॉस्टल में पढ़ना। हमने कॉलेज में तालीम तो ज़रूर पाई और रफ्ता रफ्ता बीए भी पास कर लिया, लेकिन इस निस्फ सदी के दौरान में जो कॉलेज में गुजारनी पड़ी, हॉस्टल में दाखिल होने की इजाज़त हमें सिर्फ एक ही दफ़ा मिली। खुदा का ये फजल हम पर कब और किस तरह हुआ, ये सवाल एक दास्तान का मोहताज है। जब हमने एंट्रेंस पास किया तो मुकामी स्कूल के हेड मास्टर साहब ख़ास तौर पर मुबारकबाद देने के लिए आए। करीबी रिश्तेदारों ने दावतें दी, मोहल्ले वालों में मिठाई बांटी गई और हमारे घर वालों पर यकलख्त इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो लड़का जिसे आज तक अपनी कोताह बीनी की वजह से एक बेकार और नालायक फर्जंद समझते रहे थे, दरअसल लामहदूद काबिलियतों का मालिक है, जिसके नशोनुमा पर बेशुमार आने वाली नस्लों की बहबूद का इन्हसार है। चुनाचे हमारी आइंदा ज़िंदगी के मुतालिक तरह तरह की तजवीज़ों पर गौर होने लगा। 3rd डिवीज़न में पास होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने हमको वजीफ़ा देना मुनासिब ना समझा। चूँकि हमारे ख़ानदान ने खुदा के फजल से आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, इसलिए वजीफ़े का ना मिलना ख़ुसूसन उन रिश्तेदारों के लिए जो रिश्ते के लिहाज से ख़ानदान के मज़ाफ़ात में बसते थे, फ़ख्र व मुबाहात का बायस बन गया। और मरकज़ी रिश्तेदारों ने तो इसको पासे वज़ा और हिफ्ज़ मरातब समझकर मुम्तहनों की शराफत और नजाबत को बेइंतहा सराहा। बहरहाल हमारे ख़ानदान में फ़ालतू रुपए की बहुतात थी, इसलिए बिला तकल्लुफ़ ये फ़ैसला कर लिया गया कि ना सिर्फ हमारी बल्कि मुल्क व कौम और शायद बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसे होनहार तालिब इल्म की तालीम जारी रखी जाए। इस बारे में हमसे भी मशवरा किया गया। उम्र भर में इससे पहले हमारे किसी मामले में हमसे राय तलब ना की गई थी, लेकिन अब तो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। अब तो एक गैर जानिबदार और ईमानदार मुनसिफ यानी यूनिवर्सिटी हमारी बेदार मगज़ी की तस्दीक कर चुकी थी। अब भला हमें क्यों कर नज़रअंदाज किया जा सकता था। हमारा मशवरा ये था कि हमें फ़ौरन विलायत भेज दिया जाए। हमने मुख्तलिफ लीडरों की तकरीरों से ये साबित किया कि हिंदुस्तान का तरीक़ा तालीम बहुत नाकस है। अखबारात में से इश्तिहार दिखा दिखा कर ये वाज़ेह किया कि वलायत में कॉलेज की तालीम के साथ साथ फुर्सत के औकात में बहुत थोड़ी थोड़ी फ़ीसें देकर बैक वक्त जर्नलिज़म, फ़ोटोग्राफ़ी, तसनीफ़ व तालीफ़, दंदान साजी, ऐनक साजी, एजेंटों का काम, गर्ज के बेशुमार मुफीद और कम खर्च पाला नशीन पेशे सीखे जा सकते हैं और थोड़े ही अरसे के अंदर इंसान हरफन मौला बन सकता है। लेकिन हमारी तजवीज़ को फ़ौरन रद्द कर दिया गया क्योंकि वलायत भेजने के लिए हमारे शहर में कोई रवायात मौजूद ना थी। हमारे गिरदोनवा में किसी का लड़का अभी तक वलायत ना गया था, इसलिए हमारे शहर की पब्लिक वहाँ के हालात से कतन नावाकिफ़ थी। इसके बाद फिर हमसे राय तलब ना की गई और हमारे वालिद, हेड मास्टर साहब और तहसीलदार साहब, इन तीनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमें लाहौर भेज दिया जाए। जब हमने ये खबर सुनी तो शुरू में हमें सख्त मायूसी हुई, लेकिन जब इधर उधर के लोगों से लाहौर के हालात सुने तो मालूम हुआ कि लंदन और लाहौर में चंदा फ़र्क नहीं। बाज़ वाकिफ़कार दोस्तों ने सिनेमा के हालात पर रोशनी डाली, बाज़ ने शाहदरे और शालीमार की अरमान अंगेज़ फ़ज़ा का नक्शा खींचा। चुनाचे जब लाहौर का जोग्राफिया पूरी तरह हमारे जहन नशीन हो गया तो साबित ये हुआ कि खुशगवार मुकाम है और आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए बेहद मौजू। इस पर हमने अपनी ज़िंदगी का प्रोग्राम वज़ा करना शुरू कर दिया, जिसमें लिखने पढ़ने को जगह तो ज़रूर दी गई, लेकिन एक मुनासिब हद तक, ताकि तबीयत पर कोई नाजायज़ बोझ ना पड़े और फितरत अपना काम हुस्न खूबी के साथ कर सके। लेकिन तहसीलदार साहब और हेड मास्टर साहब की नेक नियति यहीं तक महदूद ना रही। अगर वो एक आम और मजमूल सा मशवरा दे देते कि लड़के को लाहौर भेज दिया जाए तो बहुत खूब था, लेकिन उन्होंने तो तफसीलात में दखल देना शुरू कर दिया और हॉस्टल की ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी का मुकाबला करके हमारे वालिद पर यह साबित कर दिया कि घर पाकीज़गी और तहारत का एक काबा और हॉस्टल गुनाह और मासियत का एक दोज़ख है।
एक तो थे वो चर्ब जुबान, उस पर उन्होंने बेशुमार गलत बयानियों से काम लिया। चुनांचे घर वालों को यकीन सा हो गया कि कॉलेज का हॉस्टल जराइम पेशा अक़वाम की एक बस्ती है और जो तलबा बाहर के शहरों से लाहौर जाते हैं, अगर उनकी पूरी तरह निगहदाश्त ना की जाए तो वो अक्सर या तो शराब के नशे में चूर सड़क के किनारे नाली में गिरे हुए पाए जाते हैं या किसी जुए खाने में हज़ार रुपए हार कर खुदकुशी कर लेते हैं या फर्स्ट ईयर के इम्तहान पास करने से पहले 10-12 शादियां कर बैठते हैं। चुनांचे घर वालों को ये सोचने की आदत पड़ गई कि लड़के को कॉलेज में तो दाखिल किया जाए लेकिन हॉस्टल में ना रखा जाए। कॉलेज ज़रूर मगर हॉस्टल हरगिज़ नहीं। कॉलेज मुफीद मगर हॉस्टल मुज़र, वो बहुत ठीक मगर ये नामुमकिन। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-नैन ही ये बना लिया कि कोई ऐसी तरकीब सोची जाए जिससे लड़का हॉस्टल की ज़द से महफूज रहे, तो किसी तरकीब का सूझ जाना क्या मुश्किल था। ज़रूरत ईजाद की माँ है। चुनांचे अज़हद गौर खोज के बाद लाहौर में हमारे एक मामू दरियाफ्त किए गए और उनको हमारा सरपरस्त बना दिया गया। मेरे दिल में इनकी इज्जत पैदा करने के लिए बहुत से शजरों की वर्कगर्दानी से मुझ पर यह साबित किया कि वो वाकई मेरे मामू हैं। मुझे बताया गया कि जब मैं एक शीरख्वार बच्चा था तो वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। चुनांचे फैसला ये हुआ कि हम पढ़ें कॉलेज में, रहें मामू के घर। इससे तहसील इल्म का जो एक वलवला सा हमारे दिल में उठ रहा था वो कुछ बैठ सा गया। हमने सोचा ये मामू लोग अपनी सरपरस्ती के ज़ौम में वालिदैन से भी ज़्यादा एहतियात बरतेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारे दिमाग और रूहानी क़वा को फलने फूलने का मौका ना मिलेगा और तालीम का असली मकसद फोत हो जाएगा। चुनांचे वही हुआ जिसका हमें खौफ था। हम रोज़ बरोज़ मुरझाते चले गए और हमारे दिमाग पर फफूंदी सी जमने लगी। सिनेमा जाने की इजाज़त कभी कभार मिल जाती थी, लेकिन इस शर्त पर कि बच्चों को भी साथ लेता जाऊं। इस सोबत में मैं भला सिनेमा से क्या अखज़ कर सकता था। थिएटर के मामले में हमारी मालूमात इंदर सभा से आगे बढ़ने ना पाई। तैरना हमें ना आया क्योंकि हमारे मामू के एक मशहूर कौल है कि डूबता वही है जो तैराक हो, जिसे तैरना ना आता हो वो पानी में घुसता ही नहीं। घर पर आने जाने वाले दोस्तों का इंतखाब मामू के हाथ में था। कोट कितना लंबा पहना जाए और बाल कितने लंबे रखे जाएं, इनके मुतालिक हदायत बहुत कड़ी थी। हफ्ते में 2 बार घर खत लिखना ज़रूरी था। सिगरेट गुसल खाने में छुप कर पीते थे। गाने बजाने की सख्त ममानियत थी। ये सिपाहियाना ज़िंदगी हमें रास ना आई। यूँ तो दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती थी, सैर को भी चले जाते थे, हंस बोल भी लेते थे, लेकिन वो जो ज़िंदगी में एक आज़ादी, एक फराखी, एक वारफ्तगी होनी चाहिए थी वो हमें नसीब ना हुई। रफ्ता रफ्ता हमने अपने माहौल पर गौर करना शुरू किया कि मामू जान अमूमन किस वक्त घर पे होते हैं, किस वक्त बाहर जाते हैं, किस कमरे से किस कमरे तक गाने की आवाज़ नहीं पहुंच सकती, किस दरवाजे से किस कमरे के किस कोने में झांकना मुमकिन है, घर का कौन सा दरवाज़ा रात के वक्त बाहर से खोला जा सकता है, कौन सा मुलाजिम मुवाफिक है, कौन सा नमक हलाल है। जब तजुर्बे और मुताले से इन बातों का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया तो हमने इस ज़िंदगी में भी नशोनुमा के लिए चंद गुंजाइशें पैदा कर ली। लेकिन फिर भी हम रोज़ देखते थे कि हॉस्टल में रहने वाले तलबा किस तरह अपने पाँव पर खड़े होकर ज़िंदगी की शाहराह पर चल रहे हैं। हम उनकी ज़िंदगी पर रश्क करने लगे। अपनी ज़िंदगी को सुधारने की ख्वाहिश हमारे दिल में रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। हमने दिल से कहा, वालिदैन की नाफरमानी किसी मज़हब में जायज़ नहीं, लेकिन इनकी खिदमत में दरख्वास्त करना, उनके सामने अपनी नाक़िस राय का इजहार करना, उनको सही वाक़यात से आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है और दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने फ़र्ज़ की अदायगी से बाज नहीं रख सकती। चुनांचे जब गर्मियों की तातीलात में मैं वतन को वापस गया तो चंद मुख्तसर मगर जामे और मौसर तकरीरें अपने दिमाग में तैयार रखी। घर वालों को हॉस्टल पर सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि वहाँ की आज़ादी नौजवानों के लिए अज़हद मुज़र होती है। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हज़ारहा वाक़यात ऐसे तस्नीफ़ किए जिनसे हॉस्टल के कवायद की सख्ती उन पर अच्छी तरह रोशन हो जाए। सुपरिटेंडेंट साहब के जुल्म तशद्दुद की चंद मिसालें रिक्कत अंगेज़ और हैबत खेज़ पैराए में सुनाई। आंखें बंद करके एक आह भरी और बेचारे इशफाक का वाक़या बयान किया कि एक दिन शाम को बेचारा हॉस्टल को वापस आ रहा था। चलते चलते पाँव में मोच आ गई। 2 मिनट देर से पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। बस साहब। उस पर सुपरिटेंडेंट साहब ने फ़ौरन तार देकर उसके वालिद को बुलवा लिया, पुलिस से तहकीकात करने को कहा और महीने भर के लिए इसका जेब खर्च बंद करा दिया। तौबा है इलाही। लेकिन ये वाक़या सुनकर घर के लोग सुपरिटेंडेंट साहब के मुखालिफ हो गए। हॉस्टल की खूबी उन पर वाज़े ना हुई।
फिर एक दिन मौका पाकर बेचारे महमूद का वाक़या बयान किया कि एक दफ़ा शामत एमाल बेचारा सिनेमा देखने चला गया। कसूर इससे ये हुआ कि 1 रुपये वाले दर्जे में जाने के बजाय 2 रुपये वाले दर्जे में चला गया। बस इतनी सी फजूल खर्ची पर उसे उम्र भर को सिनेमा जाने की मुमानियत हो गई है। लेकिन इससे भी घर वाले मुतासर ना हुए। इनके रवैये से मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि 1 रुपये और 2 रुपये की बजाय 8 आने और 1 रुपया कहना चाहिए था। इन्हीं नाकाम कोशिशों में तातीलात गुजर गई और हमने फिर मामू की चौखट पर आकर सजदा किया। अगली गर्मियों में जब हम घर गए तो हमने एक नया ढंग इख्तियार किया। 2 साल तालीम पाने के बाद हमारे ख़यालात में पुख्तगी सी आ गई थी। पिछले साल हॉस्टल की हिमायत में जो दलाइल हमने पेश किए थे वो अब हमें नहायत बोधी मालूम होने लगे। अब के हमने इस मौजू पर एक लेक्चर दिया कि जो शख्स हॉस्टल की ज़िंदगी से महरूम हो उसकी शख्सियत नामुकम्मल रह जाती है। हॉस्टल से बाहर शख्सियत पिनपने नहीं पाती। चंद दिन तो हम इस पर फ़लसफियाना गुफ्तगू करते रहे और नफ्सियात के नुक्ते नज़र से इस पर बहुत कुछ रोशनी डाली, लेकिन हमें महसूस हुआ कि बग़ैर मिसालों के काम ना चलेगा। और जब मिसालें देने की नौबत आई तो ज़रा दिक्कत महसूस हुई। कॉलेज के जिन तलबा के मुतालिक मेरा ईमान था कि वो ज़बरदस्त शख्सियतों के मालिक हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी ना थी कि वालिदैन के सामने बतौर नमूने के पेश किए जा सकें। जिसे कॉलेज में तालीम हासिल करने का मौका मिला है जानता है कि वालदीनी अगराज के लिए वाक़यात को एक नए और अछूते पैराए में बयान करने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन उस पैराए का सूझ जाना इल्हाम और इत्तफाक पर मुनहसर है। बाज़ रोशन ख्याल बेटे अपने वालिदैन को अपने हैरत अंगेज़ औसाफ का कायल नहीं कर सकते और बाज़ नालायक से नालायक तालिब इल्म वालिदैन कुछ इस तरह से मुतमईन कर देते हैं कि हर हफ्ते उनके नाम मनी ऑर्डर चला आता है। जब हम 1.5 महीने तक शख्सियत और हॉस्टल की ज़िंदगी पर इसका इन्हसार इन 2 मज़मूनों पर वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करते रहे तो एक रोज़ वालिद ने पूछा, तुम्हारा शख्सियत से आखिर मतलब क्या है? मैं तो खुदा से यही चाहता था कि वो मुझे अर्ज़ व मारूज़ का मौका दें। मैंने कहा, देखिए ना, मसलन एक तालिब इल्म है, वो कॉलेज में पढ़ता है। अब एक तो उसका दिमाग है और दूसरा उसका जिस्म है। जिस्म की सेहत भी ज़रूरी है और दिमाग की सेहत तो ज़रूरी है ही, लेकिन इनके अलावा एक और बात भी होती है जिसे आदमी को पहचाना जाना चाहिए। मैं उसको शख्सियत कहता हूँ। उसका ताल्लुक़ ना जिस्म से होता है ना दिमाग से हो सकता है कि एक आदमी की जिस्मानी सेहत बिल्कुल ख़राब हो और उसका दिमाग भी बिल्कुल बेकार हो, लेकिन फिर भी इसकी शख्सियत ना। खैर, दिमाग तो बेकार नहीं होना चाहिए वरना इंसान खपती होता है, लेकिन फिर भी अगर हो तो भी गोया शख्सियत एक ऐसी चीज़ है। ठहरिए 1 मिनट, मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 मिनट की बजाय वालिद ने मुझे आध घंटे की मोहलत दी, जिसके दौरान में वो खामोशी के साथ मेरे जवाब का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चले गए। 3-4 दिन के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे शख्सियत नहीं सीरत कहना चाहिए। शख्सियत एक बेरंग सा लफ्ज़ है, सीरत के लफ्ज़ से नेकी टपकती है। चुनांचे मैंने सीरत को अपना तकिया कलाम बनाया, लेकिन ये भी मुफीद साबित ना हुआ। वालिद कहने लगे, क्या सीरत से तुम्हारा मतलब चाल चलन है या कुछ और? मैंने कहा, चाल चलन कह लीजिए। तो गोया दिमागी और जिस्मानी सेहत के अलावा चाल चलन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा, बस यही तो मेरा मतलब था, और ये चाल चलन हॉस्टल में रहने से बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने निस्बतन नहीफ आवाज़ से कहा, जी हाँ, यानी हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्म नमाज रोज़े के ज़्यादा पाबंद होते हैं, मुल्क की ज़्यादा खिदमत करते हैं, सच ज़्यादा बोलते हैं, नेक ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, वो क्यों? इस सवाल का जवाब एक दफ़ा प्रिंसिपल साहब ने तकसीम इनामात के जलसे में नहायत वजाहत के साथ बयान किया था। काश मैंने उस वक्त तवज्जो से सुना होता। उसके बाद फिर साल भर में मामू के घर में ज़िंदगी है तो ख़ज़ां के भी गुज़र जाएंगे दिन गाता रहा।